जमीन बना जी का जंजाल में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज इस कार्यक्रम के तहत पिछले 24 घंटे के दौरान बहुत सारे सवाल किसान जो हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, जो ऐसे एनआरआई बिहारी कहिए या नॉन रेसिडेंस बिहारी कहिए जो बिहार से बाहर रह रहे हैं, उन लोगों का भी कई सवाल हम आया। उन सवालों का जवाब हमने कहा था कि व्यास जी उन सवालों का जवाब देंगे। व्यास जी किसी परिचय के मोहताज तो है नहीं, व्यास जी वही व्यास जी हैं जिन्होंने भूमि सुधार को लेकर बहुत सारे काम बिहार सरकार में 4 वर्षों तक प्रधान सचिव रहते हुए उन्होंने किया है। उन्हीं सुधारों का ये परिणति है सर्वे। तो चलिए इस खास कार्यक्रम में आज फिर हम चलिए व्यास जी न्यूयॉर्क में अपनी बेटी के पास गए हुए हैं, तो उनसे बात होती है रात में 11 बजे के बाद। तो बहुत सारी बातें हुई, क्या क्या सर्वे में समस्या आ रहा है, उस सर्वे का समाधान क्या हो सकता है, आपको दस्तावेज कहाँ से मिलेगा, अगर मान लीजिए आपका कोई दस्तावेज खो गया है तो वो दस्तावेज आप कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, वंशावली बनाने में अगर समस्याएं हो रही है तो उसका क्या समाधान हो सकता है, सर्वे में किन किन चीज़ों की सावधानी बरतने की जरूरत है, सारे सवालों पर व्यास जी ने बेबाकी से जवाब दिया है। तो चलिए सीधे चलते हैं स्टूडियो में, मैं खुद मौजूद हूँ और हमारे साथ जुड़े रहेंगे व्यास जी। चलिए सीधे चलते हैं स्टूडियो। नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूँ संतोष सिंह। और हमने अपने दर्शकों को बताया था कि सर्वे को लेकर किस तरीके की सावधानी बरतनी है, क्या क्या आपको करना है, उसको लेकर लगातार हम अलग अलग माध्यम से हम आप तक उन कानूनी पहलुओं को पहुंचाएंगे, उन तकनीकी जानकारी को पहुंचाएंगे कि कहाँ क्या करना है। आज फिर हमारे साथ व्यास जी हैं और व्यास जी से हम जानना चाहेंगे कि क्या सावधानी बरतनी चाहिए। कई तरह के प्रश्न भी आए हैं, वो प्रश्न भी हम उनसे करेंगे। व्यास जी परिचय देने की जरूरत नहीं है। व्यास जी आज भूमि सुधार विभाग में जो कुछ भी आज आपको दिख रहा है, कहीं न कहीं वो व्यास जी का एफर्ट का नतीजा है। और आज जो सर्वे में जो चीजें सामने आ रही हैं, हर उन तमाम पहलुओं पर आज व्यास जी से हम समझना चाहेंगे कि एक किसान को, एक रैयत को, एक मजदूर को जो अधिकार प्राप्त है, उस अधिकार के तहत सर्वे में किस किस बातों की जानकारी होनी चाहिए और क्या सावधानी बरतनी चाहिए। सीधे हम व्यास जी से जुड़े। सर नमस्कार। हाँ नमस्ते संतोष। हाँ सर, सर्वे का काम शुरू हो चुका है। कुछ तकनीकी समस्याएं, जैसे एक पाठक ने हमें जानकारी दी है कि बचपन में उसके पिताजी, मतलब पिताजी के पिता दादाजी जो हैं, जिस नाम से वो पुकारा नाम था, उस नाम से उसने जमीन खरीद ली। लेकिन बाद के दिनों में पढ़ाई के दौरान उनके पिताजी का नाम बदल गया, आधार कार्ड पैन कार्ड में नाम बदल गया, लेकिन दस्तावेज में वही बचपन का नाम है। तो क्या उसको लेकर कोई समस्याएं खड़ी हो सकती है, या ऐसे जो लोग हैं उनका क्या समाधान हो सकता है? नहीं सर, नाम बदल क्या गया, मतलब प्रद्युम्न बदल करके कृष्ण तो नहीं हो गए क्या? हाँ, जैसे अभी बच्चा में नाम अभिषेक था, अभी मान लीजिए कौशल हो गया, इस तरीके का हो गया। मान लीजिए निक नेम कुछ और था, लेकिन जब पढ़ाई जब मैट्रिक वगैरह में आए तो उनका सब कुछ बदल गया। मैं समझता हूँ कि नाम बदलने की एक प्रक्रिया भी है, उसमें एफिडेविट देना पड़ता है और अखबारों में विज्ञापन दे देना पड़ता है कि अमुक का नाम यह से यह हो गया। तो एक एफिडेविट बना ले, पिताजी अब नहीं रहे, शायद उनके पिताजी हैं कि नहीं है? नहीं है। तो देंगे कि मेरे पिताजी जिनका नाम फला था, उन्होंने अपने जीवन काल में ही कागजातों में यह नाम बदल लिया। इसका एक एफिडेविट बना लें फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के यहाँ, बेहतर होगा। से नोटरी के यहाँ भी बनता है लेकिन फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट का के यहाँ बनवा लेंगे तो उसका फायदा ये होगा कि फिर एएसओ लोगों को और कोई दिक्कत नहीं होगी, मैं जहाँ समझता हूँ। और अखबार में विज्ञापन दे देंगे कि मेरे पिताजी इस नाम से, उनके कुछ कागजात थे और बाद में उन्होंने यह नाम बदल लिया था जो हमारे स्कूल में उसी नाम से है। तो ये डाल देंगे और मान लिया जाए कि अगर एएसओ इस पर आनाकानी करे, करना नहीं चाहिए आमतौर से, तो स्वाभाविक सी बात है कि मुखिया की गवाही चलेगी। मुखिया जो वहाँ के होंगे वहाँ गवाही चलेगी।
अच्छा, ये वंशावली को लेकर भी कुछ कंफ्यूजन है लोगों में कि वंशावली बनाने को लेकर जैसे अभी एक नियम बनाया गया था कि पंचायत सचिव और के माध्यम से आप अप्लाई कीजिए और 15 दिनों के अंदर में सरपंच जिला कचहरी के माध्यम से आपको मिल जाएगा। कुछ प्रावधान ऐसे हैं कि आप स्वतः घोषणा करके आप सर्वे ऑफिस में डाल सकते हैं। तो क्या सही हो सकता है या क्या करना चाहिए? देखिए, ऐसा है कि अगर वंशावली बहुत साफ साफ है, जैसे मान लिया कि जमीन दादा के नाम से है और दादा के एक ही बेटे हैं और उसके बाद आप पैदा हुए हैं, तब तो बहुत आसानी के साथ कोई इसमें डिस्प्यूट नहीं होगा। समस्या तब आती है जब डिस्प्यूटेड मामला हो जाता है। फर्ज किया जाए कि दादा के कई बेटे थे, उनके कई पोते थे, तो वो बनाने में कई बार, आजकल शहरों में लोग रहते हैं, अब हम ही से पूछिएगा तो मेरे चचेरे भाइयों के बच्चों का नाम मैं नहीं जानता। तो इसलिए बेहतर यही है कि वंशावली बना के, यदि संयुक्त परिवार रहा हो, कभी अलग अलग हो गए, सब दस्तखत करके सबमिट कर दे कि हाँ ये वंशावली हम लोग की है, ठीक है, और उसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए उस वंशावली बनाने में। वैसे कोर्ट कचहरी में अगर कोई मुकदमा चलता है तो हम भी यूपी में देखे थे कि दरअसल हमें तो कोर्ट कचहरी के में भेजे गए वंशावली से ही पता चला कि मेरे जो पुरखे थे उन लोगों का क्या क्या नाम था, और नाम तौर से तो पता नहीं चलता 4 पीढ़ी पहले के। तो अगर कोर्ट वगैरह में दायर किया हुआ हो तो उसकी नकल लेकर के कर लेंगे। हालांकि इसको वंशावली को अंचल से बनाया जाता है, अगर खास करके जो पंचायत से एक मिल जाता है उसके आधार पर सीओ के यहाँ दिया जाता है, उसके आधार पर वो एक बना करके दे देता है जो मुस्तकिल हो जाता है, उसकी मान्यता है रेवेन्यू में, तो इसको बनवा लेना चाहिए, पंचायत से लिखवा लें और मतलब स्वाभाविक है कि पंचायत सचिव और मुखिया जी का दस्तखत हो जाएगा और अंचल में उसको दाखिल कर दें, वहां से काउंटर साइन होकर के मिल जाएगा तो वो पुख्ता हो जाएगा। अच्छा, एक समस्या अभी बेटी को लेकर सामने आई है कि अब मतलब पहले तो ये उस तरीके से हार्ड एंड फास्ट रूल शायद नहीं रहा, लेकिन इस वक्त जो है बहन फुआ जो है उसका भी अब एक आपको जो दाखिल खारिज का जो रजिस्टर्ड टू है, अब उसमें उस तरीके से उनका भी नाम दर्ज कराना होगा। ये चीजें सामने आ रही है सर्वे रिपोर्ट में भी जो है, क्या इसको लेकर कोई परेशानी हो सकती है क्या? देखिए, ऐसा है ना कि वंशावली में तो बेटा बेटी दोनों का नाम होता है, पत्नी का भी नाम होता है। जैसे मान लिया कि दादा, तो दादा की एक पत्नी इधर दिखा दिया जाता है कुर्सी में फला, और उनसे जो है सो या अंडर ब्रैकेट भी करके या उनके बगल में दिखा दिया, और वहां से वंश वृक्ष के डालें शुरू हुई, तो डालों में जो जो फूल खिले सारे फूलों का नाम होना चाहिए। अब जैसा मैंने पहली बार भी कहा था कि लड़कियों का हक है, 2006 में से जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, सक्सेशन एक्ट में जो संशोधन किया गया था उसमें बेटियों को भी हक दिया गया था। तो अगर बेटियां लेना चाहेंगी तब तो उनका हक बनेगा, और अगर वो न लेना चाहेंगी तो उनकी ओर से दिलवा देना चाहिए उनको इस्तीफा, क्या कोई हमको आपत्ति नहीं है, ठीक है ना। तो और मान लीजिए अगर वो लेना चाहे तो उनको तो मिलेगा ही। अच्छा, कई ऐसे लोग हैं जैसे मान लीजिए कि फुआ, अब फुआ एक्सपायर कर गई है, पर फुआ वो एक्सपायर कर गई, तो उनके बच्चों का भी राइट होगा कि फुआ जब तक जीवित रहेंगे तब फुआ चली गई तो फुआ को मिलता, फुआ चाहे जिसको देती, तब तो फुआ नहीं रही तो क्लेमेंट ही नहीं रहे तो बाकी को तो कैसे नहीं मिलेगा, बाकी को तो मतलब बाकी बाकी का कोई राइट नहीं, मतलब फुआ के बच्चों वगैरह को राइट नहीं है। उनका राइट नहीं होगा। जिसको मिलना था वह नहीं रहा तो फिर अब ऐसा थोड़े कि उसके नाम से जो जमीन हुई नहीं, इसको कहते हैं वेस्टेड इंटरेस्ट कहा जाता है। तो वह इंटरेस्ट फुआ में वेस्टेड था, और अगर फुआ उस इंटरेस्ट को ले लेती तो उनका इंटरेस्ट हो जाता, एक्चुअली इंटरेस्ट हो जाता। एक्चुअली ये सारी चीजें जो है सो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के तहत भी डिफाइन होती हैं, और हिंदू एक्ट में, हिंदू मैरिज एक्ट में प्रावधान है कि अगर उनके अंदर वो वेस्टेड नहीं हुआ, मतलब वेस्टेड राइट था उनका, लेकिन वो राइट उन्होंने उनको एक्रू नहीं किया, ठीक है, तो फिर जब एक्रू ही नहीं किया तो फिर बाकी को कैसे वो बांट सकती, तो किसी को दे सकती थी, वो अपने भाइयों को ही दे देती, क्योंकि उनकी संपत्ति थी ना। तो उनकी संपत्ति और उनकी संपत्ति खुद की अर्जित नहीं थी,
ठीक है ना। पुश्तैनी सब संपत्ति में उनका हक था। मानिए भाइयों ने कोई संपत्ति अर्जित की होगी या फुआ ने कोई अर्जित की होगी तो उनकी चीज हो जाएगी। ये सारा कुछ पुश्तैनी संपत्ति को लेकर के ही हुआ करता है। ठीक है। अब कोई मुकदमेबाजी करना चाहे तो लंबा मुकदमेबाजी हो ही जाता है, लेकिन आमतौर से डेथ वगैरह हो गई है तो उनके बेटा को क्लेम नहीं करना होता है क्योंकि उनको हक नहीं है। लेकिन मुकदमेबाजी तो कोई भी कर सकता है। लेकिन कई जगह ये समस्याएं खड़ी हो गई है कि मान लीजिए फूआ या बहन एक्सपायर कर गई, उनके बाल बच्चा से रजिस्ट्री करा के अब वो सीओ अंचल पे मिली भगत से दाखिल खारिज भी करा ले रहे हैं। रजिस्ट्री तो तब कराएंगे ना अपनी माँ से जब माँ के पास वो संपत्ति आ गई हो। जब पिता जीवित होंगे माँ के तब तक नहीं मिलता। वेस्टेड का मतलब हुआ कि माँ और बाप जब तक जीवित है प्रॉपर्टी उनकी है। देखिए मेरे पिताजी की जब मृत्यु हुई तो प्रॉपर्टी मेरे माँ के पास था। ठीक है। और जब वे चली गई तो स्वाभाविक सी बात है कि फिर हम लोग उनके सक्सेसर बने। तो मैंने अपने घर पे कहा कि मेरी बहनों का भी नाम लिखवा दो। लेकिन जैसा कि ये समाज में होता है, हमारे जो पट्टीदार लोग हैं, मतलब हमारे जो गोतिया संयुक्त परिवार के हैं, उन्होंने कार्य राय दो। लेकिन मैंने फिर उसको जमीन को डिस्पोजल हुई तो मैंने उनका पैसा दे दिया। मैंने कहा मुझे कौन सा पैसे की आवश्यकता है। तो ये निर्भर करता है कि अगर आपके पास माँ पिता के मरने के बाद ना वो प्रॉपर्टी आपके पास आएगी। यानी वो माँ और पिता है तो उनकी ना प्रॉपर्टी है, पुश्तैनी प्रॉपर्टी तो उनको चली गई। मान लीजिए कि पिता कई भाई हैं तो सब में उसी हिसाब से उनके पिता की प्रॉपर्टी चली गई, तो उनके मृत्यु के बाद ही आपको प्रॉपर्टी पुश्तैनी मिलेगी। उसके पहले आप नहीं क्लेम कर सकते लीगली कि मेरा, आपको वेस्टेड राइट है बट एक क्रू नहीं हुआ। ठीक है। तो कानूनी पोजीशन तो ये है। लेकिन अब मैंने तो आप कार्ल मार्क्स का उदाहरण दिया था कि तो पूरा वर्क संघर्ष ही भूमि को लेकर के शुरू हुआ था। प्राइवेट प्रॉपर्टी तो सबसे खतरनाक चीज है, मनुष्य को मनुष्य कहाँ रहने देती है। लेकिन सर तब तो ये स्पष्ट है ना कि मान लीजिए हमारे फुआ अगर नहीं रही तो फिर उनका बेटा जो है जमीन अगर मतलब हमारे हिस्से का जमीन अगर वो रजिस्ट्री करते हैं, मतलब अपने ननिहाल साइड का जमीन अगर रजिस्ट्री कर देता है तो वो तो वैलिड नहीं रहेगा। नहीं होना चाहिए। उसका अधिकार ही कहाँ से मिला, उसको कहाँ से अधिकार मिल गया। उसकी माँ को वो अधिकार अगर मिला होता और माँ इसके आधार पे दाखिल खारिज हो गया होता, पोजीशन हो गया होता, तब ना अधिकार उसको मिलेगा। देखिए रेवेन्यू और सिविल में एक अंतर लोगों को समझ में आ जाना चाहिए। म्यूटेशन का मतलब होता है आपका वैलिड डॉक्यूमेंट हो और पोजीशन हो सकता है कि गांधी मैदान याद कीजिए, गांधी मैदान किसी ने रजिस्ट्री करा ली थी, पोजीशन तो था नहीं, तो अंत में फिर वो मामला खत्म हुआ ना। तो पोजीशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, और वो पोजीशन जो है सो डिफैक्टो पोजीशन होना चाहिए। कागज के आधार पे पोजीशन नहीं माना जाता, कागज के आधार पे आपका राइट हुआ बट पोजीशन नहीं है। तो इसलिए ना वो सीआरपीसी प्रावधान 144 लग जाता है, 145 लग जाता है, किसका पोजीशन है। तो अगर फुआ के बच्चों ने किया है तो इसलिए अंचल में कुछ नहीं होगा, उसका पोजीशन नहीं है। अब वो बलशाली होगा तो अपने मामा को पीट पाट करके भगा करके कब्जा कर ले तो दूसरी बात है, लेकिन उसकी माँ कोई अधिकार नहीं था। लीगल राइट कैसे मिलेगा। मुझे किसी ने रजिस्ट्री की, अगर उसको उसके पास उस प्रॉपर्टी का अधिकार लीगली था तभी न किया। प्रिजम्पटिव अधिकार नहीं ना होगा। इट कैन बी प्रिजम्पटिव कि नहीं नहीं मेरा तो सब है, तो सब तो अलग बात है, वो जय कुटुंबकम है तो। लेकिन झगड़ालू लोगों का क्या हिसाब किताब है। लेकिन म्यूटेशन में आपत्ति मांगी जाती है, आपत्ति होगी, आपत्ति का निपटारा होगा। अगर थोड़ा सा भी कानून अंचल अधिकारी को पता होगा तो कहेगा कि अरे भाई तो पोजीशन कहाँ है तुम्हारा, तुम रहने वाले हो मधुबनी के, दरभंगा में हाया घाट की जमीन की बात हो रही है, तो तुम कैसे खेती कराते हो, बताएगी ना। आसपास के लोगों से गवाही भी ली जाती है, ऐसा ही नहीं कि सब अंधेर कर दी है। लेकिन भूमाफिया सब मैनेज कर लेता है सर। अब यहाँ तो डकैती भी होती है, कत्ल भी होते हैं, बलात्कार देख ही रहे होते हैं, लेकिन अच्छी बात नहीं ना है सब। तो हम लोग तो देखिए विधि के शासन की बात कर रहे हैं, रूल ऑफ लॉ की बात कर रहे हैं।
हाँ है ना। तो ये भी हो सकता है कि मतलब आपकी जमीन है और जो बलशाली है गांव का, हम तो ऐसा समय देखे हुए हैं अपने इलाके में कि बलशाली है तो जमीन कब्जा कर लेता था, और आप पुलिस के पास जाते थे, पुलिस जो है सो थोड़े 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 आ जाएगी तो छोड़ देगा, उस समय दिखाई नहीं पड़ेगा, और जब चली जाएगी तो फिर साले काट लेंगे फसल की लूट भी होती रही है। तो लेकिन ये विधि का शासन नहीं ना, हम लोग विधि के शासन की बात करेंगे, टॉकिंग अबाउट रूल ऑफ लॉ। मतलब जोर जबरदस्ती से सब कुछ चल रहा है तो चल रहा है, तो विधि का। मैंने आपको पिछले बार ये बात बताई थी कि एक सज्जन बड़ौदा में थे, मेरे पास आए, उनकी जमीन किसी ने कब्जा कर ली। हमने कहा नहीं ना, आपको दिलवा दिया जाएगा, लेकिन आप रहेंगे नहीं, हम फिर चले जाएंगे। तो बेच दो, कहा लोग खरीदने वाले नहीं तैयार हो रहे हैं, तो फिर तो उसमें तो मुश्किल हो जाता ना। फिर आप, नो गवर्नमेंट अच्छा ये पावर टू डिप्यूट पुलिस फोर्स एट एवरी लैंड, किस हर प्रॉपर्टी में नहीं हो सकता, गुंडागर्दी तो चलती रहती है। अच्छा ये गिफ्ट वाला प्रॉब्लम भी है कि गिफ्ट मान लीजिए कोई दादी अपने नहरा वाले को गिफ्ट कर दिया है, तो वो गिफ्ट क्या वैलिड है क्या, देखिए, रजिस्टर्ड? ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट एक हमारे यहाँ है, टीपीए कहते हैं उसको। उसके तहत जो ट्रांजैक्शन प्रॉपर्टी का होता है, उसके कई तरीके हैं। इनहेरिटेंस से भी मिलता है, गिफ्ट से भी आपको मिलता है, ठीक है ना। गिफ्ट भी दो तरह का हुआ, एक गिफ्ट हुआ जो अपने नियर एंड डियर वंस को देते हैं, एक गिफ्ट मैंने चैरिटेबल पर्पजेस के लिए दे दिया, किसी को भी दे दिया। तो जिसका किसी चीज पे लीगल राइट है, जैसे पिता भी अपने बच्चों को बेदखल कर देता है ना, अगर बच्चे बदमाश निकले, बोले तुमको नहीं दूंगा, किसी को दे दूंगा, क्योंकि वो पिता का है। अब बच्चा मुकदमेबाजी करना चाहे तो कहेगा नहीं मेरा भी है, तो कैसे पिता के रहते तुम्हारा तो है नहीं, ठीक है। लेकिन वो होता है कि वो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, तो पिता को तो एंसेस्टर से दादाजी से मिली है, तो मेरा वेस्टेड इंटरेस्ट उसमें आता है, तो उसमें फिर वही हो जाता है, पोजीशन देखा जाता है, टाइप ये सब इश्यूज। लेकिन पिता तो अपना गिफ्ट किसी को कर ही सकता है। जो रजिस्ट्रेशन होता है, जिसको हम कबाला या रजिस्ट्री में लिख देते, तो ट्रांसफर हुआ प्रॉपर्टी का, तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी का तरीका गिफ्ट भी है, मॉर्गेज भी है। अगर मान लीजिए हमने किसी को मॉर्गेज किया, इन्हें हमने अगर उसको बंधक रख दिया और कहा कि इतने वर्ष तक यदि मैंने आपका पैसा नहीं लौटाया तो जमीन आपकी हो जाएगी, तो ये ट्रांसफर का एक तरीका होता है। तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में प्रॉपर्टीज के ट्रांसफर के बहुत सारे जो तरीके दिए हुए हैं, उसमें गिफ्ट भी शामिल है। अच्छा एक सर रोचक मामला सामने आया है, ये बेतिया का मामला है। उस अंग्रेज के जमाने के वो जुडिशियली सर्विस में रहा करते थे, तो जैसे सरकार की जमीन जो है सड़क पे थी और उनकी जमीन सड़क के पीछे था और रकबा ज्यादा था, स्कूल बना हुआ था, स्कूल बनाने की बात हुई तो सरकार से उन्होंने बदलेन किया ऑन रजिस्टर्ड पेपर कि पीछे वाली जो जमीन है, जितना आपको स्कूल का जरूरत है आप वहां ले लें, और सड़क के किनारे वाली जो जमीन है वो हम आपस में बदलेन कर लेते हैं। तो ये जो बदलेन वाली जो जमीन है, इस जमीन पर मतलब बेच खरीद तो नहीं सकते हैं आप? नहीं, बदलैन किया तो रजिस्ट्री हुई होगी। हाँ रजिस्ट्री हुई, तो रजिस्ट्री हुई होगी, तो सड़क किनारे की जमीन अगर सरकार ने उनको दे दिया होगा, उन्होंने अपना दे दिया होगा, तो उनका हो जाएगा, उनका लीगल राइट है। खरीद बिक्री केवल आप उसी जमीन की नहीं कर सकते जो आपको सीलिंग में दी गई है, एज ए मतलब आपको लैंडलेस मानते हुए दी जाती है, या गैर मजरूआ जमीन सेटल किया जाता है आपके नाम से, तो इन उसमें लिखा रहता है कि ये इनहेरिटेबल है, ट्रांसफरेबल नहीं है। और कायदे से अगर आपने ट्रांसफर किसी और को कर दिया तो जमीन वापस सरकार को चली जाएगी। बट बदलैन में तो है कि भाई हमने आपको अपनी जमीन दी, आपने पैसा दिया और आपने हमको दे दिया, तो मेरा लीगल राइट हो गया। याद कीजिए अभी ये जो अटल पथ बना है, तो रेलवे की जमीन थी, हम लोगों ने 8.5 करोड़ रुपया सरकार ने रेलवे को दिया और रेलवे ने इधर ट्रांसफर कर दिया स्टेट गवर्नमेंट को। वरना कैसरे हिंद की जमीन जो होती है, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट की जो जमीन होती है, उसको कैसरे हिंद की जमीन कहा जाता है। दो तरह की होती है, एक जमीन होती है जिसमें स्टेट का पोजीशन होता है, और एक जमीन होती है जिसमें स्टेट का पोजीशन, सेंटर का पोजीशन होता है। तो रेलवे की जमीन जो है सो वो कैसरे हिंद की वो जमीन है जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट के रेलवे मिनिस्ट्री का और उसका लीगल राइट है। उसने जो है सो सरकार को बेच दिया। अब आप याद कीजिए बनारस में वो जो सर्व सेवा संघ का जो दफ्तर ढहाया गया,
तो रेलवे का कहना था हमारी चीज है, ठीक है, जबकि वो लंबे समय से उस पर काबिज थे। तो कायदे से तो हालांकि मैंने सुना कि मामला सुप्रीम कोर्ट में भी ये लोग हार गए। कायदे से चाहे कैसरेज हिंद की जमीन हो, अगर शांतिपूर्ण तरीके से, एक लिमिटेशन एक्ट है, एक सर्टेन ईयर तक, अगर आप 30 साल शायद है, अगर आप शांतिपूर्ण तरीके से काबिज हैं तो फिर वो आपका हक हो जाता है। जैसे हमने जो रैतीकरण की बात की थी, इसी लिमिटेशन एक्ट के प्रावधान को, हालांकि वो कोर्ट को पावर है, बट हमारे गवर्नमेंट ने तय किया कि हम कोर्ट कचहरी में चक्कर में क्यों पड़ेंगे, हम लिमिटेट कर देंगे लोगों को। तो लॉ डिपार्टमेंट से बात करके हम गवर्नमेंट का आदेश लिया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में चला गया कि नहीं नहीं, रेलवे ने कभी इनको अथोराइज ही नहीं किया था उस पर रहने के लिए, और पता नहीं कैसे ये लोग पोजीशन साबित नहीं कर पाए। मैंने भी उन लोगों को, या बहुत सारे लोग मेरे संपर्क में थे, मैंने भी उनको लीगल एडवाइस दिया था, बट बेचारे हार गए। पता नहीं कैसे सुप्रीम कोर्ट में भी जीत गया, और सर्व सेवा संघ को तमाम गांधीयन बेचारे लगे रहे ध्वस्त कर। तो बदलैंड में रजिस्ट्री होती है, अगर वो कायदे से रजिस्ट्री करा लिए होते सेंट्रल गवर्नमेंट से, उसमें भी बात आती कि जिसने परमिशन दिया उसको ऑथराइज था कि नहीं था, ये सिविल कोर्ट में मामला उठ सकता है। लेकिन अगर बदलैन किया और अथराइज्ड सिग्नेटरी ने उस बदलैन को एक्सेप्ट किया है, यानी जिसकी भी जमीन होगी सरकार की, वो कंसर्न डिपार्टमेंट ने प्रोसेस को फॉलो करते हुए अथराइज किया हुआ होगा किसी को कि आप इनको रजिस्ट्री कर दीजिए, तो वो माना जाएगा। अब ये नहीं होना कोई जूनियर इंजीनियर लिखता चला जाए सरकार की जमीन और ले जाए, ऐसा नहीं। अच्छा सर, जो बिहार से बाहर जो लोग हैं और सर्वे चल रहा है, उन लोगों को क्या सावधानी बरतना है या क्या करना चाहिए? बरतना चाहिए कि उनको तो कागज वगज जो है अपना निकाल लें, उसको अपलोड कर लें। जो कह रहे हैं कि अपलोड करने की सुविधा दिया हुआ है, आने की भी आवश्यकता नहीं है, लेकिन कोई होना चाहिए। अगर मान लीजिए कोई झगड़ा रेज करने वाला हो तो उसका मुकाबला करने के लिए तो मौकाए वारदात पर किसी को रखना पड़ेगा ना आपको, चाहे परिवार मतलब रिश्तेदार कोई हो, कागज तो दे सके। मतलब वो नहीं है कि जोर जोरू जो है मजबूत लोगों के लिए है, वो आज भी वही प्राइवेट प्रॉपर्टी ग्रीड का कारण है, लालच का कारण है, युद्ध का कारण है। जड़ जोरू, आपने उसमें जोरू भी जोड़ दिया तो लड़ाइयां तो ऐसे होती रही हैं। वही ना, मार्क्स इसीलिए ना पूंजीवाद के विरोध में कहते हैं कि पूंजी जो है सो पैदा होती है, उस मुंह में खून लगा रहता है, शोषण। हाँ। प्राइवेट प्रॉपर्टी तो आदिकाल से, प्राइवेट प्रॉपर्टी आते ही वर्गों का समाज में प्रादुर्भाव हुआ, वरना तो पहले प्रिमिटिव कम्यून्स था, लोग बाग शिकार करते थे, फल तोड़ते थे, खाते थे, मस्त रहते थे, सरप्लस था ही नहीं। अब सरप्लस पैदा हो रहा है तभी तो आपके पास संपत्ति है, किसी के पास है, किसी के पास नहीं है। तो वो तो है, वो तो समस्या है, मानवीय समस्या है, लेकिन अपनी प्रॉपर्टी की रक्षा तो आपको करनी पड़ेगी। लेकिन वो घबराने की बात नहीं है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल अंधेरगर्दी हो जाएगी। जमीन होगी तो दूसरा कुछ भी कह देगा तो सर्वे वाला मान लेगा, ऐसा नहीं है। उसको भी तो ट्रेन किया गया है ना, उसको भी तो रेवेन्यू लॉ पढ़ाया गया है, ऐसा नहीं। अंधेरगर्दी नहीं होगी, सही ना, विश्वास विश्वास रखिए। अंधेरगर्दी कैसे होगी? रूल ऑफ लॉ, देखिए बिहार में तो रूल ऑफ लॉ है ना, कम से कम बहुत सारे मामलों में। तो अंधेरगर्दी होगी तो उसकी शिकायतें होंगी, जैसे मैंने कहा सेटलमेंट ऑफिसर होता है, जो कलेक्टर कई जगह उसी के प्रभार में रहते हैं। मैं आशा करता हूँ कि अभी भी कलेक्टर को ही प्रभार दिया गया होगा, तो कुछ ना कुछ तो कानून के हिसाब से ही ना होगा, इसलिए घबराना नहीं चाहिए। और अंचल में बहुत सारे कागज होंगे, देखिए ऐसा नहीं है कि आपके पास अगर कागज खो गया है तो उसका कोई रिकॉर्ड्स नहीं है, आपको रिकॉर्ड रूम से ले सकते हैं उसकी नकल। अंचल के पास रजिस्टर 2 है, और रजिस्टर 2 में गड़बड़ी हुई है तब आपको चिंतित होने की बात आएगी कि आपके अपने कागज। अगर सर मान लीजिए कि रजिस्टर 2 गुम हो गया या जो एक दौर में फाड़ के फेंक दिया, तो आप अपने कागज रखिएगा, और क्या। और कहीं कुछ व्यवस्था है कि नहीं? जैसे हम लोग यहाँ दरभंगा महाराज का है, पुराना कोई भी निकालना होगा तो वहां उनके यहाँ से निकल जाता है। रिकॉर्ड रूम है, जिले में रिकॉर्ड रूम बनाया गया है। जो सर्वे जिस डिपार्टमेंट से रेवेन्यू से हो रहा है, उसका जो डायरेक्टरेट है लैंड रिकॉर्ड्स का, तो सर्वे सॉरी वो लैंड रिकॉर्ड्स जो रिकॉर्ड रूम कलेक्ट्रेट में होते हैं। और ये भी हो सकता है कि मान लिया जाए कि नए जिले जो बने हैं,
तो जिन पुराने जिलों से वो नए जिले बने हैं, उस पुराने जिले के रिकॉर्डों में उस समय के रिकॉर्ड्स होंगे। कई बार ट्रांसफर होना चाहिए, ट्रांसफर नहीं हुआ रहता है तो अपने यहाँ देख लेना चाहिए। नहीं होगा एक साल के पहले का तो पुराने जिले मिल जाना चाहिए। अच्छा, पटना में जो गुलजार बाग में है, वहां भी रहता है कागज क्या? एक कॉपी रहना चाहिए, वहाँ रहता है। तो मान मतलब लीजिए लैंड विकास डायरेक्टरेट के अंडर में है वो, तो वहाँ सब चीजें रहनी चाहिए। तभी ना मैंने बताया था कि जो कैडेस्ट्रल सर्वे का जो नक्शा था वो सारा का सारा वहाँ डिजिटाइज किया गया था। तो मतलब 2-3 जी खरीदते भी थे लोग वहां से। लेकिन जिले के रिकॉर्डों जो लैंड पेपर्स है ना आपके, अब वो गुलजार बाग में नक्शा मिल जाता है आसानी के साथ, अब वो पेपर आपका ढूंढना तो उनके लिए संभव मेरी समझ में नहीं होगा, लेकिन जिले के रिकॉर्डों में होना चाहिए। तो मतलब इनका जिन लोगों का इस तरीके की समस्याएं हैं डॉक्यूमेंट्स को लेकर, वो जिले के इसमें अपना शुल्क जमा करके वो निकाल सकते हैं। वो अभी जरूर जरूर।